नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और न्यूज़ लाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार और उसमें हुए फेरबदल की, और साथ ही इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चल रही आम लोगों के बीच चर्चा की। मोदी ने कल अपने मंत्रिमंडल में 21 नए चेहरों को शामिल किया। इनमें 4 कैबिनेट, 14 राज्य मंत्री और 3 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं। कुल मिलाकर मोदी के मंत्रिमंडल का कुनबा अब 45 से बढ़कर 66 का हो गया है। लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार तो बहाना है, असल मकसद तो चुनावों पर निशाना है। भारतीय जनता पार्टी अपने चाल, चरित्र और चेहरे की बातें करती रही है, लेकिन कल मंत्रिमंडल विस्तार किया गया वह कुछ और ही बयां कर रहा है। अगर आलोचक मोदी पर चुनावों पर निशाना साधने का आरोप लगा रहे हैं तो ये साफ साफ झलक भी रहा है। चलिए एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। विस्तार बहाना, चुनाव निशाना। मोदी ने साधा बिहार, मोदी का यूपी पर निशाना, झारखंड को भी किया टारगेट। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए चेहरे हैं। इन चेहरों में सालों तक बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी से जुड़े वो रामकृपाल यादव भी हैं, जो पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव तो जीते ही साथ ही मंत्रिमंडल में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री भी बन गए। कैबिनेट में तो सिर्फ 4 ही नए मंत्री शामिल किए गए, लेकिन जिस अंदाज में मोदी ने राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों की संख्या में इजाफा किया, उससे राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा चल रही है कि दरअसल प्रधानमंत्री ने कई लोगों को मंत्री बनाकर अगले कुछ राज्यों में होने जा रहे चुनाव को टारगेट किया है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि अगले साल बिहार और 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। बस इसी के चलते ही आलोचक मोदी को निशाने पर ले रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश से किसे किसे मंत्रिमंडल में जगह मिली है। राजीव प्रताप रूडी, रामकृपाल यादव, गिरिराज सिंह। चलिए अब आप यूपी से भी मंत्रिमंडल में जगह पाए चेहरों से भी मिल लीजिए। मुख्तार अब्बास नकवी, डॉक्टर महेश शर्मा, रमाशंकर कठेरिया। वहीं जयंत सिन्हा को मंत्रिमंडल में शामिल कर मोदी ने झारखंड को भी मैसेज देने की कोशिश की है। तो हरियाणा से चौधरी वीरेंद्र सिंह को कैबिनेट में जगह देकर प्रधानमंत्री ने यह साबित किया कि वो जातीय समीकरण साधना भी बखूबी जानते हैं। ऐसे में बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं कि कहां गया चाल, चरित्र, चेहरे का आधार। चुनाव के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों? आलोचक मोदी के फैसलों को किसी भी रूप में ले सकते हैं, लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार से प्रधानमंत्री और अमित शाह ने साबित कर दिया कि राजनीति की बिसात पर उनके एक एक फैसले के मायने हैं और वो वही तीर चलाएंगे जो निशाने पर चलेगा और बीजेपी लहर को आगे ले जाने में मदद करेगा। मनीष शर्मा, चैनल 1 न्यूज। तो ये थी एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के नए चेहरे और नए चेहरों की, और जो मेकओवर उन्होंने किया है मंत्रिमंडल का उसकी। और अब हम इस मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने किस तरह चुनाव पे निशाना लगाया जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता चंद्रशेखर राय मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेता दुष्यंत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार आलोक कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले आलोक जी, मैं आपसे टिप्पणी लेना चाहूँगा। जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें जो चुनाव जहाँ पर होने हैं, खासकर झारखंड में है, अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव है, फिर अगले साल होने हैं, उसको देखकर मतलब ये अगर कहा जाए कि भाई विस्तार बहाना है और चुनाव निशाना है, तो ये बात कितनी सही साबित होती है? ये एक कंफर्ट जोन बनाने की तैयारी है, एक मोदी मिक्स कह सकते हैं इसे आप। एक नई आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि बीजेपी का चाल, चेहरा, चरित्र।
अब एक नया चेहरा गढ़ने की तैयारी है। इसे सिर्फ आप चुनाव के लिहाज से मत देखिए, ये हर मंत्रिमंडल का जितना भी नया शख्स आया है या जो पोर्टफोलियो एक दो बदले गए हैं, उसमें बिल्कुल ये बात साफ जा रहा है कि प्रधानमंत्री पूरी तरह से अपना ही मंत्रिमंडल इसे रखना चाहते हैं जी। और वो मंत्रिमंडल जो अमित शाह यानी पार्टी के लिए बराबर का काम करता रहेगा। और सिर्फ 2 चुनाव नहीं, जम्मू कश्मीर और बिहार ही नहीं, झारखंड ही नहीं, आने वाले दिनों में जो पश्चिम बंगाल के चुनाव होने हैं, बिहार के चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश तक 2017 तक में आना है, तो इन पूरे बदलाव में व्यूह रचना है। और 2017 तक किस ढंग से बीजेपी आगे बढ़ेगी, मोदी मिक्स का नया फार्मूला आगे बढ़ेगा, जिसमें सिर्फ संघ की बात नहीं होगी, कांग्रेस के बहुत सारे मंत्री, आरजेडी के बहुत सारे लोग आगे बड़ी तादाद में इसमें शामिल हुए हैं और उनको अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो ये दिख रहा है और जातिगत कारणों को कहना सामने कहीं रखा वो गया। एक भ्रम टूटा कि जो पुराना भाजपाई होगा उसी को इनाम मिलेगा, जो नए आए हुए हैं उनको शायद इग्नोर किया जाएगा, ऐसा नहीं है। चौधरी वीरेंद्र सिंह को मंत्री बनाया गया है। बिल्कुल, राव चुनाव वीरेंद्र सिंह जीतने पहले हो चुके में हैं। जो काम करेगा, जी। आप देख लीजिए जातिगत समीकरण के लिहाज से देखिए कि जो निरंजना भारती बनी है, हमीरपुर से फूलन देवी की जाति से आती हैं, तो वो कास्ट बहुत हद तक छूटा पड़ा हुआ था। उमा भारती को उनको काउंटर करना था, अकेला छूटी पड़ी थी वो, तो एक साध्वी को लाके वहाँ टकराया उन्होंने। हर्षवर्धन थोड़े दिनों से वो लगातार कुछ इस ढंग से सुर्खियों में थे, तो उनका कद करना था। कृषि मंत्री जिनको हटाने की बहुत चर्चा थी, लेकिन वो इस कदर लॉयल होते थे नरेंद्र मोदी के सामने, उनको नहीं हटाया गया। सदानंद गौड़ा को लेकर ये रविशंकर प्रसाद के पास कानून मंत्रालय था, बड़ा उनका इमेज था, तो हाँ, तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते थे लॉ मिनिस्ट्री पे, तो उनसे लॉ मिनिस्ट्री निकाला गया। तो हर बदलाव और हर व्यक्ति को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, अरुण जेटली को सूचना और प्रसारण मंत्रालय थमा देना। बिल्कुल, ये प्रकाश जावड़ेकर जिस ढंग से पिछले दिनों जा रहे थे, बढ़ रहे थे, एक तो उन्हें महाराष्ट्र से दूर रखा गया जब महाराष्ट्र में चुनाव था, उसके बाद अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उनसे निकाला गया। और जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं, एक अनिवार्यता थी कि कम से कम 2 मुसलमान चेहरा है मंत्रिमंडल में, तो उन्हें लाया तो गया, लेकिन सीनियरिटी के लिहाज से उनके पद को नापा रखा गया। 15 साल पहले वो मंत्री थे, बिल्कुल, और लास्ट में आते आते वो इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ मंत्री थे। अब राज्य मंत्री हो गए हैं, राज्य मंत्री हो गए, लेकिन एक और जिम्मेदारी जो कि कैमरा के सामने हमेशा रहेंगे, इसके लिए उन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय से जोड़ा गया है। तो हर व्यक्ति को एक बहुत ही बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत और जो एक कुशाग्रता होती है, वो इस मंत्रिमंडल फेरबदल में साफ दिख रहा है। बहुत कारीगरी इसके अंदर उन्होंने की है इस मेकओवर के लिए। क्यों चंद्रशेखर जी, बहुत गौर से आपने आलोक जी की बात सुनी, कुछ बातों में शायद आपको आपत्ति भी हो। नहीं, आलोक जी अपनी बात कह रहे हैं, मेरे को उसमें मुझे लगता है कि नहीं कुछ कहना चाहिए, क्योंकि उनका अपना मत है। पर मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चूंकि आपने मुझे बुलाया है, मैं बता दूं कि पहली बात तो कि जो जिसको मंत्री बनाना है वो प्रधानमंत्री का अपना विवेकाधिकार है। ठीक, विवेकाधिकार है, विशेष अधिकार है, बिल्कुल प्रेरोगेटिव है, कहना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप उत्तर प्रदेश बिहार की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों क्षेत्रों से आए हैं और वहाँ प्रतिनिधित्व देने की जरूरत ऐसा महसूस करते थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने उसको वहाँ पर दिया है। जहाँ तक जातीय समीकरण का मामला है, निश्चित रूप से बहुत सारे वोट के समीकरण में ऐसा होता है कि लोग अपेक्षा करते हैं कि हमारी कास्ट के व्यक्ति को बनना चाहिए, कार्य होना चाहिए, लोकतंत्र के अंदर सब चीजें हैं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश ये करती है कि उन लोगों को ले जिन्होंने काम किया है पार्टी के अंदर, उन लोगों ने जिनकी काम करने की शैली है, वो प्रधानमंत्री का जो एक विजन है भारत को लेकर के, विकास के मुद्दे को लेकर के चलने के लिए, वो अपनी टीम में जो चीज को महसूस करते हैं उसके हिसाब से उन्होंने मंत्रिमंडल में फेरबदल किए हैं। जहां तक आलोक जी कह रहे थे कि अरुण जेटली जी को ये थमा दिया, या आपकी तरफ से था, ये थमा नहीं दिया। आज भी अरुण जेटली जी का कद किसी तरह से कम नहीं है। इनके पास वित्त मंत्रालय हो रही है, मतलब कहने का ये था कि मैं पूरी बात कर रहा हूं, जावड़ेकर इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ वहां मंत्री थे, अब उनसे लेकर अरुण जेटली, मैंने क्या कहा आपसे कि जिम्मेवारियां जिस तरीके से दी गई हैं, जैसे रविशंकर जी की बात करी आपने, रविशंकर जी के पास 2 मंत्रालय थे, जो मंत्रालय अभी है उनके पास कोई ऐसा नहीं कि छोटा मंत्रालय हो गया है। जिसको दिया गया सदानंद गौड़ा को, आप कह रहे हैं कि उनको हटा करके दिया गया, ऐसा नहीं। कानून मंत्रालय अपने आप में बड़ा मंत्रालय, वो चाहते थे सुरेश प्रभु इस काम को देखें जिनके लिए स्पेशली लेके आए, तो उनको दिया गया है। तो इसमें हम लोग ये बहस करें कि प्रधानमंत्री ने गलत किया या सही किया, ये गलत सही गलत की बात नहीं, इसमें मेरा और एक कहना है
वेट किसी का कमजोर नहीं। डॉक्टर हर्षवर्धन की जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एक एक चीज को इसलिए बताना चाह रहा हूं कि डॉक्टर हर्षवर्धन का भी कोई कद कम नहीं किया गया है, उनके पास एक मंत्रालय दिया गया है, उनको कुछ जिम्मेवारियां, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आने वाले समय में कुछ चीजों को देख करके, कई बार ऐसा होता है कि दो मंत्रालय के संग बहुत सारी जिम्मेवारियां नहीं हो पाती, कई बार संगठन के कुछ काम होते हैं। मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में कुछ ऐसी जिम्मेवारियां कुछ लोगों के संग और दी जा रही हैं, जिसकी वजह से कुछ फेरबदल करने बहुत जरूरत है, जिसको प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर दिखाया है। ये कहने का कतई मकसद मैं लौटूंगा आप पर एक बार। दुष्यंत जी बहुत देर से सुन रहे हैं पूरी बात। दुष्यंत जी, कांग्रेस ने काफ़ी आपत्ति की है इस मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल और कुछ इंक्लूजन को लेकर के, कई नामों पर आपत्ति। क्या है आपत्ति आपकी? देखिए, इसमें ऐसा है कि 3 मंत्री कंट्रोवर्शियल रहे हैं पहले से। सदानंद गौड़ा जी हैं, गिरिराज किशोर जी हैं और एक और हैं। तो वो उस पर आपत्ति स्वाभाविक थी। उन्होंने बयानबाजी जो पहले की थी, पहले प्रधानमंत्री भी खुद चाहते थे सदानंद गौड़ा साहब के बारे में कुछ बात आई थी, तो अब उन्होंने वो सब बातें दरकिनार कर दी हैं और काफ़ी अपना हृदय बड़ा किया है या परिवर्तन किया है। सब लोगों को उन्होंने समाया है, मतलब हर बात को वो पचा गए। दूसरा, एक और भी चीज़ है इस मंत्रिमंडल विस्तार में, जो हमारे आलोक जी कह रहे थे, वो बात काफ़ी कुछ सार्थक है कि वो चुनाव आधारित भी है। और जो बातें प्रधानमंत्री कहते थे कि ना हम जाति पे करेंगे ना किसी पे करेंगे, जो हम आरोप लगाते रहे हैं हमेशा से, हमें कहते रहे कि भाई जाति के आधार से करते हैं और धर्म के आधार से करते हैं, तो वो सब बातें उन्होंने समावेश इस मंत्रिमंडल में 5.5 महीने के अंदर ही करके दिखा दी। जो बीजेपी दावा करते थे हम अलग चाल, चेहरा और चरित्र की पार्टी हैं, वो अलग कुछ नहीं है। वो अलग कुछ नहीं है। कांग्रेस पहले से करती रही है सेंटर में, वही सब मोदी जी कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस ने कभी इस तरह का काम नहीं किया है जो धर्म का और जाति के आधार का हो। मैं आपसे ये कह रहा था कि इन्होंने जो चाल, चरित्र, जो 3 शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं, वो ये कहती रही कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, और हम ये कहते रहे कि इनकी कथनी और करनी में ही अंतर है और देश को बांट के, समाज को बांट के ये चलना है। तो उन्होंने वो चीज़ अपने 5.5 महीने बाद ही दिखा दी, एकदम उसको ओपन कर दिया। और उसमें उन सब लोगों से परहेज भी नहीं। में कौन सा कदम आपको ऐसा लगता है जैसे समाज बटा हो? या देखिए, एक बात बताइए, जो साध्वी से साध्वी को उन्होंने वो किया, माइनॉरिटी की जो बात आती है, माइनॉरिटी में आप खुद ही कह रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब की बात आप कह रहे हैं। दूसरे जो 3 मिनिस्टर हैं, जिनमें सदानंद गौड़ा हैं और वो गिरिराज किशोर और एक और हैं, निहाल चंद जी, तो वो बात निहाल चंद जी के खिलाफ तो बहुत बात उठती रही है, लेकिन वो कोई बात उन्होंने किसी की सुनी नहीं है। इन तीनों पे आपने जब आपकी सरकार थी, हमें बहुत अच्छी तरह याद है 2004 में जब मनमोहन सिंह बने और 2005 के आसपास शायद वो शिबू सोरेन वाला पुराना केस खुला, तो बीजेपी ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी और अल्टीमेटली बर्खास्त करना पड़ा जी। तो आप लोगों ने प्रेशर ही नहीं बनाया, कांग्रेस ने कहाँ प्रेशर बनाया? इसमें निहाल चंद को लेकर कहाँ आपने प्रेशर बनाया? पार्लियामेंट में भी बोला, बाहर भी कहा, उसके बाद जो इस जगह डिबेट मामला था, डिबेट में भी मैं आपके सामने, मैं साक्षी हूँ, हमारे साथ ये विषय खूब इस पे बात हुई है, खूब से चर्चा आपके यहाँ डिबेट में हुई है। और एक और भी चीज़ है, हम अगर आपकी बात को मान भी ले, वैसे तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ सर कि हमारे बीजेपी ने कांग्रेस का जीना हराम किया सरकार का और दबाव बनाया। यहाँ नहीं, डिबेट में दबाव बनाने से काम नहीं चलता। सड़कों पे आकर या पार्लियामेंट में जाके जो तरीके हैं लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन के, वो तो कांग्रेस की तरफ से कहीं देखने को मिला नहीं। देखिए, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वो एकदम, मतलब उन पर कोई प्रेशर नहीं है या वो कोई भी गलत काम करने को तैयार हैं। इसका मतलब ये है, आपके इसका मतलब ये भी है कि उनका जो अपना जो संसदीय दल के नेता आपके हैं खड़गे साहब, या आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष जी हैं राहुल जी, वो कहाँ इन मुद्दों पर संघर्ष करते नजर आए? मैं आपको वही बात 2 बार बताना चाह रहा हूँ। एक बात मैं कह दूं कि 10 सालों के बाद इस देश ने देखा है कि प्रधानमंत्री के प्रायोरिटी में है कि वो कोई मंत्रालय बनाता है। पिछले 10 साल से ऐसा लग ही नहीं रहा था इस देश के लोगों को कि कोई बुद्धिमत्तापूर्ण ऐसी बात होगी जिसमें सबको समावेश करने की बात होगी और एक फोकल पॉइंट होगा जो ये तय करेगा कि मैं इसे मंत्री बना दिया जी तो बना दिया। तो वो स्थिति नहीं है, वो स्थिति बिल्कुल बदल गई है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी, आप मानिए नहीं मानिए, ऑफेंसिव होने में घबरा रही है। उसको पता है कि अपने स्टैंड से ये प्रधानमंत्री वापस नहीं जाएगा, इसलिए बेकार हमारे लिए। अपना विचार हो सकता है, लेकिन मैं जो आपने ये बुद्धिमत्ता वर्ड इस्तेमाल किया है, मैं इससे थोड़ा सहमत नहीं हूँ। और पार्टी ये सब काम करती है, एक व्यक्ति अगर काम करता है तो वो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि भाई प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का होता है और वो अपने विवेक से या विशेषाधिकार है उनका, उससे वो ये सब चीजें कर, लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में होती है। एक पत्रकारिता सर्किल में एक बात चली पड़ी, थोड़ी बता दूं मैं, दर्शकों को लगेगा कि लोग कह रहे हैं कि ये 2-4 दिनों की खबर के सुनने के बाद मनमोहन सिंह को लगा आखिर कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं कि अरे ये मंत्रिमंडल विस्तार आखिरकार प्रधानमंत्री के जिम्मे भी हुआ करता था, ये मुझे पता ही नहीं। तो ये पत्रकारिता के सर्किल में ये बात चल रही, ऐसा माहौल बना हुआ था। और कांग्रेस, अगर जैसे बता रहे हैं यूसुफ भाई कि कांग्रेस ऑफेंसिव नहीं है,
दागी मंत्रियों को लेकर के या डॉटेड मंत्रियों को किसी भी लेकर मुद्दे के पर ऐसे मैं मुद्दे आपसे- नहीं है। जो मुद्दा आपने मैं अभी चर्चा तक इस करते विषय पे हैं, मैंने प्रेस कहा नहीं है, कॉन्फ्रेंस मैंने करते बताया हैं। नहीं है। कांग्रेस का विरोध जो है वो एआईसीसी के हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक और कुछ टीवी चैनलों में डिबेट तक सीमित है। उसके बाद सड़क पर संघर्ष क्या होता है, लगता है कांग्रेस भूल चुकी है। यूसुफ भाई, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ हों, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीत के आए हों, जो तीन कैसे मुद्दे बोलेंगे? उनके विशेष रहे हों, उनमें भ्रष्टाचार उनका प्रमुख रहा हो, तो भ्रष्टाचारियों को क्यों शामिल मंत्रिमंडल में करेंगे? और अगर फिर भी करेंगे तो हम यही तो कह रहे हैं कि उनकी चलिए, पत्नी और चलिए, पत्नी में हम- अंतर है, अब- और वो लोग जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे। चलिए, आपकी आपत्तियों को, आपकी आपत्ति सर माथे पर अब हम शुरू करते हैं। बीजेपी ने, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि आलोक जी ने खाका खींचा कि भाई 2017 तक जहां जहां चुनाव होने हैं उस टारगेट को ध्यान में रखकर नरेंद्र मोदी ने बिसात बिछा दी है मंत्रिमंडल की, और जिन जगहों पे जितना रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए उसके हिसाब से दिया है, और नज़र जो चुनाव पर है। इसकी काट क्या है कांग्रेस के पास? देखिए, कांग्रेस कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करती है। अगर बाय द वे जो उन्होंने कहा है अगर वो डिलीवर करेंगे, और अगर वो ऐसा देश की जनता जब मानती है या जानती है, समझ रही है कि ये कुछ ज़्यादा अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, तो देश की जनता को वो मिलना चाहिए। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस राजनीति का। और अगर वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं जो अब तक करते हैं 5.5 महीने के भीतर भीतर, कि अभी तक जो कह के आए थे, जिस बात को जनता से कह के सत्ता में आए थे, वो उन्होंने अभी तक डिलीवर नहीं किया है, तो वही जनता, हम हर प्रश्न को लेकर जनता के बीच जाएंगे, हर बात को जनता के बीच रख रहे हैं, और उसके बाद वही जनता उनको उसी तरह बाहर कर देगी जिस तरह कभी आज तक सत्ता में नहीं लाई थी। अब से पहले, आज पहली बार 68 ईयर्स के इतिहास में पहली बार बीजेपी को सत्ता में जनता लेके आई। वो इसलिए लेके आई कि उन्होंने गुमराह किया, ऐसे सब्ज बाग दिखाए जो वो कभी पूरा कर नहीं सकते, और अब उन्होंने उन विषयों से ध्यान हटाने के लिए जिन पे वो चुनाव जीत के आए थे, ये सब किया है। ये भी आरोप है कि साहब आप 5.5 महीने में इतना बड़ा विस्तार, और आगे भी आप सब बाग दिखा रहे हैं दूसरे राज्यों में। देखिए साहब, दुष्यंत जी क्या बताना चाहते हैं देश की जनता को कि आज देश की जनता बेवकूफ़ है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और सब्ज बात दिखाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, जनता आपसे त्रस्त है। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखिए तो उसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया भ्रष्टाचार के अंदर। आपके मंत्री जेल में, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप किस तरह से विरोध करेंगे? आप किन बातों की विरोध करने की बात कर रहे हैं? आप बड़ी देर से कह रहे थे कि आप विरोध करिए भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये कहां से विरोध करेंगे? इनके पास हिम्मत है क्या विरोध करने की? ये लोग जहां पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो, जिंदगी भर, जिनके पास मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री रहा जिसको बोलने ना दिया हो, जो रिमोट से चलता हो, उस आदमी के लिए आप बात कर रहे हैं। मैं तो बड़ी दाद देता हूं दुष्यंत जी की कि वो चैनल पे आते हैं और बोलते हैं। नहीं तो आज की तारीख में कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति कहीं खड़े होकर बोलने की स्थिति में है। आप कहते रहे कि साहब हमारे पास तो बहुत सारे मंत्रालय थे, बहुत सारे लोग थे, हम लोग चला नहीं पाए, हमारे संग बड़ी दिक्कतें थी। आज आपके पास कौन है? जहां जहां राहुल गांधी गए वहां वहां सरकारें खत्म हो गई हैं। इनके पास कौन है बोलने के लिए? अरे केवल हमको विरोध करना है। मंत्रिमंडल क्या बना रहे हैं मोदी जी, उस पर एक चर्चा करनी है। दुष्यंत जी आकर के केवल बोलना है, इसके अलावा कोई चीज है नहीं। इनके पास कहां से बोलेंगे ये लोग? ऐसा है, जो बात चंद्रशेखर जी ने कही बहुत अच्छी बात कही है। अच्छा सोच समझ के आए हैं और वो अपना मन बना के आए हैं कि उन्हें इस तरह की बात करनी है। सबसे पहले तो वो अपने किए को महाराष्ट्र में देखें। देखिए, अभी तो 1.5 दिन भी नहीं हुआ है, और जिस सरकार के, जिसके बलबूते पर सरकार बना रहे थे, वो बाहर चली गई। दूसरा, एक और चीज मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो अपना एक हमारी तकलीफों को देख रहे हैं। बोला नहीं, जी, अपनी तकलीफ को नहीं देख रहे हैं। गठबंधन टूटा, आपका 15 साल का नहीं, टूटा। मेरी बात तो सुनिए ना, मैं बताता हूँ। हम तो जो है, हमने तो 22 दलों की सरकार केंद्र में चलाई, और एक बार नहीं 2 टर्म चलाई। ये 29 दलों की सरकार है। अब नहीं, ये जो भी दलों की, इनको तो पूरा बहुमत है। हमने उन हालात में सरकार से, मेरा उनसे कोई इस बात से विरोध नहीं है कि वो सरकार पूरे दिन चलाए या ना चलाए, लेकिन मैं आप घड़ी के से पीछे ना घुमा के हम आगे की तरफ चलते, जो आगे चुनाव होने वाले हैं, जहां अभी महाराष्ट्र, माफ कीजिए, झारखंड में है, जम्मू कश्मीर में है, और बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए मिशन 44 रखा हुआ है। झारखंड में दावा है उनका कि भाई सरकार बन जाएगी हमारी। उस पर हम आलोक जी से एक स्पेशल कमेंट भी लेंगे। लेकिन फिलहाल आपकी क्या तैयारी? इन दोनों स्टेट में आपका बहुत बड़ा स्टिक लगा हुआ है दांव पर। देखिए, ऐसा है कि जो उसकी कमेटी है हमारी, जो सेंट्रल कमेटी है, वो जम्मू कश्मीर के लिए भी और झारखंड के लिए भी, दोनों कमेटियां हमारी बहुत पहले बन चुकी हैं, और उसमें सब सर्वे भी हो चुका है, उसके लिए पार्टी काम कर रही है। आपको मालूम होगा, श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब उसके चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर वाली कमेटी के, और हम बड़ी शिद्दत के साथ, बहुत ताकत के साथ हम जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे, हम सरकार फॉर्म करेंगे। वो जो आज भी हमारी इस बात के लिए मीटिंग हुई है, और हमने भी सारे एस्पेक्ट देखे, मैं खुद भी उस मीटिंग में शामिल था, तो हम जम्मू कश्मीर में भी और झारखंड में, जहां ये लोग एक ही बेस ले रहे हैं
कि जितने मेंबर पार्लियामेंट 14 में से 12 मेंबर पार्लियामेंट झारखंड में लाएं, और उनमें 58 सीट्स पे ये लोग आ गए हैं, जो इन्होंने यहीं से इसी चैनल से इन्होंने कहा था। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में जो 58 सीट पे असेंबलीज में ये आगे रहें तो यही आगे रहेंगे। हम वहां, हमारी वहां पूरी टीम काम कर रही है, दोनों स्टेट्स में हम आने वाले उसमें सरकार बनाएंगे। हम कोई उसमें बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे, कोई कोताही नहीं बरती कांग्रेस पार्टी, और किसी भी तरह हम पीछे नहीं रहेंगे। दूसरा, एक और बात, दुष्प्रचार करने में, गुमराह करने में ये पार्टी माहिर है, इनका यही काम है, संघ का भी यही काम है। अब वो देश की जनता अब कह रहे हैं, आज मेरे पास बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट बैठे थे, मैं भी था वहीं सेंट्रल दिल्ली में ही था, चलिए कह रहे थे कि साहब बड़े त्रस्त हैं, बड़े परेशान हैं, कुछ काम नहीं करने दे रहे हैं, और किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। आलोक जी, जो दावा किया दुष्यंत जी ने साहब, दोनों जगह हम सरकार फॉर्म करेंगे, क्या लगता है आपको? एक बात बता दूं मैं, एक तो पहले विपक्ष का जगह ले लें, लोकसभा में ये ले नहीं पाया, जनता इतनी नाराज है, खफा है। लेकिन दूसरी बात, जहां झारखंड की आप पूछ रहे हैं, पृष्ठभूमि मेरा है, तो मैं वहां से जो फीडबैक है, वो जानकारी जो आ रही है उसमें ये आ रही है कि बीजेपी ने बड़ा तेजी से अपने टिकटों की घोषणा कर दी, और उसकी वजह से वो परेशानी में भी है थोड़ी बहुत। उसकी वजह से कांग्रेस के टिकट लेने वाले कुछ लोग आ भी गए हैं। नहीं तो झारखंड की जो स्थिति थी, जिस ढंग से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अलायंस करके ये सरकार बना रहे थे, चला रहे थे, और जिस सरकार की जो अलोकप्रियता थी, उसकी वजह से इन्होंने आखिरी मोड़ पे आके तो एक अलायंस तोड़ा चुनाव घोषणा के बाद, और सरकार से हटे नहीं है पूरी तरह, सरकार में शामिल है, अलायंस तोड़ा है। और दूसरी बात कि इनके टिकट लेने वाले लोग नहीं हैं वहां, उस पूरी लड़ाई में लोग शामिल नहीं है। कई कांग्रेस अध्यक्ष, जो मेरी जानकारी है, एआईसीसी के मेंबर हैं, ये खुद प्रूफ करके बताएंगे दुष्यंत जी, कि कई कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों ने कांग्रेस पार्टी के टिकट लेने से मना कर दिया। उनको पता है कि इस बार कांग्रेस की नैया तो झारखंड में डूबी रही है, उसे बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, और इस पर ये कैसे काम कर रहे हैं ये पता नहीं। लेकिन जिस ढंग से एग्रेसिवली कल अरुण जेटली वहाँ पहुँच रहे हैं, अमित शाह पहुँच रहे हैं, तो बड़े नेता ने वहाँ दस्तक देनी शुरू कर दी है। पहले चक्र का जो मतदान है 25 तारीख को, ऐसी 25 को, लेकिन अभी तक झारखंड में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता नहीं पहुंचा है। ना सोनिया गांधी पहुंची, ना राहुल गांधी पहुंचे, कोई नहीं। एआईसीसी के भी बड़े लोग नहीं पहुंचे हैं। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगातार ये की है कि कोई सभाएं हो जाए, कुछ हो जाए। सुबोधकांत साय जैसे नेता थे वहाँ, उन्होंने कोई अब तक कोई पब्लिक मीटिंग की शुरुआत नहीं की है, अपॉइंटमेंट नहीं मिला है, कहाँ पब्लिक मीटिंग हुई। तो झारखंड में तो बहुत ही बुरी स्थिति है इनकी। जम्मू कश्मीर की बात जहाँ आप कह रहे हैं, तो गुलाम नबी आज़ाद कैसे बेड़ा लगा पाएंगे? कल आज़ाद शत्रु आ गए, बीजेपी में ज्वाइन कर गए, करण सिंह के पुत्र ज्वाइन कर गए, और आज सजाद अली लोन चले आए। आजाद शत्रु का बीजेपी में जाने का मतलब है कि जो जम्मू कश्मीर, जम्मू में खासकर जो कांग्रेस मजबूत थी जी, उस मजबूती में कहीं ना कहीं तो कमी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। करण सिंह की जो पूरा खेमा है, जो वहाँ के रियासत से जुड़ा रहा है, जो भी हिंदू मत है, जो भी, उसके अलावा सजाद अली लोन आज जो अलगाववादी नेता है, प्रधानमंत्री से आके मिल गए, उस प्रधानमंत्री से आके मिल गए जिनके बारे में शिवसेना के अनंत गीते लंबे समय तक इंतजार करते रहे थे, मिलने का समय नहीं मिल पाया था, और सजाद अली लोन से मिल करके और लंबी बात हुई है, लंबी मुलाकात हुई है, जिसमें सजाद अली लोन ने बड़ी प्रशंसा की है, बड़ी तारीफ की है प्रधानमंत्री की। तो ये सब एक वोट कैचिंग है, और ये जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिहाज से, और इस लड़ाई में कांग्रेस जम्मू कश्मीर में भी कहीं नहीं दिख रही, ये अफसोस की। जी, सज्जाद लोन की प्रधानमंत्री से मुलाकात से बीजेपी को कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस को ये क्लियर कट है कि आप वहां, आप पहले ही आप उमर अब्दुल्ला की सरकार से आप बाहर हो चुके हैं। उनको आपने ओपन रखा है कि वो चाहे तो बीजेपी में आए या फिर पीडीपी आए। अभी पीडीपी भी आपसे जुड़ना नहीं चाह रही है, गुलाम नबी को अकेले लड़ना पड़ रहा है। तो वहां भी स्थिति बिल्कुल, जबकि आपके बारे में था कि इतने सालों तक आपने उमर अब्दुल्ला की सरकार चलाई, सब कुछ किया, और अब आखिरी बेला में आकर के, जिस समय जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच हमदर्दी की ज़रूरत थी, जाने की ज़रूरत थी, सोनिया गांधी और राहुल एक बार गए हैं वहाँ, उसके अलावा कोई भी बड़ा नेता वहाँ गया नहीं, गुलाम नबी कई बार बोलते रहे। तो कुल मिलाकर के धरातल पे से जम्मू कश्मीर से भी कांग्रेस पार्टी एलूप हो गई है। एलूप हो क्या हुई है, उसने एक बीजेपी को जगह दे दी है, ले लो मेरा जगह ले लो। चंद्रशेखर जी, जो आलोक जी ने कहा कि बीजेपी को जगह दे दी है कांग्रेस ने, तो आपको तो बल्ले बल्ले है। देखिए, कांग्रेस क्या जगह देगी? मैं तो बोल रहा हूँ हर जगह से भाग रही है। जो भागने वाली पार्टी वो क्या जगह देगी? मैं आपसे, जैसे झारखंड भाई साहब ने बताया, आलोक जी ने, मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ। लेकिन अगर आप पीछे देखें, आप लंबी 60 साल की राजनीति को देखें, तो कांग्रेस ने करा क्या? कांग्रेस ने विशेष वर्ग को पकड़ने के लिए एक भय का वातावरण बना के रखा, डरा के रखा उन लोगों को, और डरा करके उनको पकड़ के रखा अपने साथ में। वो चीज़ें अब दिखाई दे रही हैं, सतह पे दिखाई दे रही। महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव जो लेटेस्ट हुआ है, वो दिखाई दे रहा कि नहीं, तुम कितना भी चीज़ों को बोलोगे, आज जनता बहुत समझदार हो गई है। युवा वर्ग स्पेशली देख रहा है कि मुझे विकास के संग चलना है,
और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि झारखंड के संग संग हम जम्मू कश्मीर को 100% जो 44 का हमारा मिशन है वो 100% आ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की भी जनता इस बात को समझ रही है कि कहीं ना कहीं विकास में कश्मीर बहुत पीछे रहा है, कई कारणों से रहा है। आज कश्मीर को कहीं ना कहीं देश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि वहां इस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास की धारा के संग वो देश में जुड़े, और निश्चित रूप से हम लोग उसको पा रहे हैं। चलिए चंद्रशेखर जी, आपने कहा कि साहब जम्मू कश्मीर में बीजेपी की स्वीकार्यता बढ़ रही है और आगे बढ़ रही है, और आलोक जी आपने कहा कि साहब कांग्रेस ने एक जगह स्पेस बीजेपी कांग्रेस अगर बैक ट्रैक नहीं होती। बहरहाल इस चर्चा के कुछ और पहलुओं पर, इस मुद्दे के कुछ और पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी इस खास पेशकश चुनाव विस्तार बहाना और चुनाव निशाना में। और हम चर्चा कर रहे हैं झारखंड और जम्मू कश्मीर और उसके आगे जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ उसको लेकर के जो मंत्री परिषद की बिसात नरेंद्र मोदी ने बिछाई है। आलोक जी, ब्रेक पे जाने से पहले चंद्रशेखर जी बात कर रहे थे कि साहब जम्मू कश्मीर में बीजेपी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, झारखंड में तो सरकार बनी रखी है, लेकिन क्या वाकई बीजेपी के लिए इतना आसान है झारखंड जीतना? जिस झारखंड की बात लोग कर रहे हैं कि संघ का बड़ा काम है, वहाँ पे सब कुछ है। जम्मू कश्मीर अगर बीजेपी के पाले में आ जाता है तो लोग कह रहे हैं चमत्कार होगा, और झारखंड को मान के चल रहे हैं कि भाई हमारा तो काम है ही हमारा है ही। उस झारखंड की जो रियलिटी है यूसुफ भाई, बता दूं कि 14 साल हो गए राज्य को बने हुए, 9 साल तक वहाँ बीजेपी ने शासन किया है, और ग्राफ में, विकास के ग्राफ में देश के सबसे पिछड़ा राज्य के तौर पर है। अब बिहार से जब वो अलग हुआ था तो बिहार से अलग इस बात के लिए, इस डिमांड के साथ किया गया था कि ये जापान का रूर है, दुनिया की सबसे ज़्यादा मिनरल्स स्टेट में है, इसको छोटा राज्य आप बना दीजिए, ये देश का सबसे तेज़ी से विकास करने वाला स्टेट होगा। और आज स्थिति ये है कि उस विकसित इलाके को हटा देने के बाद बिहार की तरक्की रफ्तार बढ़ गई, और बीजेपी रूल्ड स्टेट जो कि बीजेपी शासन करने के लिए ही बना था झारखंड को, और उसमें ऐसी स्थिति रही कि वो सबसे ज़्यादा अपने ग्राफ में बिछड़ गया। तो ये तो इतिहास की बात हुई, लेकिन मौजूदा जो आप बात कर रहे हैं, वर्तमान में जो स्थिति है, आज झारखंड लीडरलेस है बीजेपी के लिए। उसके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको वो कह सके। आजाद शत्रु तो जम्मू कश्मीर में दिख रहे हैं, लेकिन कोई आजाद शत्रु झारखंड में नहीं दिख रहा है। झारखंड में, जम्मू कश्मीर में आजाद शत्रु है, वहाँ अज्ञात शत्रु है वो बीजेपी के, पूरे शत्रु ही हैं, शत्रुओं के बीच ही वो जी रहे हैं। कोई भी नेता नहीं, ऐसा नहीं है वहां पर जिसके पीछे। तो क्या झारखंड में बीजेपी को भीतरघात का खतरा ज्यादा है, या इक्वेशन जो आपने बात की थी कि साहब टिकटों का बंटवारा सही नहीं हुआ या वक्त से पहले हो गया और जो गठबंधन हुआ वो गलत हो गया, तो अभी कैसे, अभी तो नतीजे आए नहीं, तो कैसे ग्राउंड रियलिटी बताऊं कि वहां की जनता चाह रही थी जेएम स्टेट की होने की वजह से, जेएम रूल स्टेट और कांग्रेस रूल स्टेट होने की वजह से, कि मैं बीजेपी के पीछे खुले दिल से खड़ा हूं। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा टिकट का बंटवारा हुआ, एक ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन जो शुरू से ही पूरे मामले में शामिल रही है और घोटालों से रिश्ता रहा, सब रहा है, तो उससे अलायंस कर लेना, हड़बड़ाहट में अलायंस कर लेना, उसको बहुत सारी जीती हुई सीटें दे देना, रांची शहर की महत्वपूर्ण सीटें दे देना, और उसके बाद से जब से सीट का अनाउंस हुआ, टिकट का अनाउंसमेंट हुआ है सुबह, तो ग्राउंड रियलिटी है कि हर दिन लोग गाड़ियों में भर करके बीजेपी दफ्तर आ रहे हैं। और चूंकि मास में लोग चाह रहे हैं हम बीजेपी को वोट दें, लेकिन अब उनको ये नहीं मिल रहा है कि हम कैंडिडेट जो हमारे लिए घोषित हुए हैं, बहुत सारे अजनबी हैं, बहुत सारे नए हैं, बहुत सारे दल बदलू हैं जिनको टिकट वहां दे दिया गया है। नरेंद्र मोदी जाके वहां 10-12 सभा करेंगे और ये अगर यही उम्मीद, ये इसी आश्रय किया गया है वहां, लेकिन वहां कोई नेता नहीं है। ठीक वही स्थिति है जिस ढंग से आपने महाराष्ट्र में जाने से पहले वहां कोई नेता को सामने नहीं किया था, लेकिन महाराष्ट्र की फिर भी स्थिति अच्छी थी, इसलिए कि आपने महाराष्ट्र में कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, इसलिए वहां वो उसकी जरूरत नहीं थी। आप रामदास अठावले को नाराज नहीं, डार्क हॉर्स ला सकते हैं। हाँ। लेकिन झारखंड में तो बीजेपी की सरकार रही है, 2 मुख्यमंत्री वहां रहे, बाबूलाल मरांडी रहे, बाद में अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे, मधु कोड़ा भी बीजेपी से टिकट नहीं मिलने की वजह से संघ परिवार से उनका वास्ता है, और बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया था, इसलिए वो निर्दलीय जीत के आए थे, और तब उन्होंने
एक इतिहास रचा था जो कि भारतीय राजनीति के लिए काला पक्ष कहें या जो भी पक्ष कहें, लेकिन वो संघ बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। संघ के पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं। इसी यही आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही लोग हैं वहां पर जो कि हमेशा खतरा है कि हमारे जो मान या साख या चेहरा या चरित्र जो आप परिभाषित करते हैं, झारखंड में वैसे ही लोगों के सहारे लुटिया डूबने की आशंका है। लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, लेकिन हम किसे वोट दें और किस कैंडिडेट को वोट दें, शायद उसमें मुश्किल आएगी बीजेपी। चंद्रशेखर जी, जो हालात बयान कर रहे हैं आलोक जी, उन हालात में तो लगता है कि बहुत कठिन है डगर। देखिए, ये आलोक जी का परसेप्शन है, इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जो पार्टी ने काम किया है वो हमारी जानकारी में है। जहाँ तक ये आंसू की बात कर रहे हैं, आपने कहीं देखा हो, चाहे हमने चुनाव महाराष्ट्र में लड़ा हो या इसके अलावा जो दूसरी सरकारें हमारी बनी हैं, उसमें हमने छोटे दलों के संग अपना एक तालमेल रखा है। चाहे उत्तर प्रदेश में रहा हो, आपने देखा और उसका रिजल्ट दिखाई दिया हमारे को। जहाँ तक नेता विहीन की ये बात करते हैं, जहाँ चुनाव हो रहा है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। लेकिन एक पार्टी ने तय किया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो, चाहे वो झारखंड का मामला हो, या इससे पहले 2 जगह और पहले भी हम लोग आपके यहाँ बैठते थे और ये चर्चा होती थी कि देखिए साहब, महाराष्ट्र में इनके पास कोई आदमी नहीं है, देखिए साहब, हरियाणा में इनके पास कोई आदमी नहीं। क्या आदमी आपको मिला नहीं? मतलब मोदी मैजिक के सहारे ही आप झारखंड। मोदी मैजिक की बात नहीं है। देखिए, मोदी जी आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं, लोग उसको देख रहे हैं, उनके काम को देख रहे हैं, उसको काम को देख करके वोट में निश्चित रूप से हमारे को फायदा होता है। लेकिन जो वहां पर अगर आप पिछली सरकारों को देखें, जो पिछले 5 साल में हुआ है वहां पर, उससे जनता कहीं ना कहीं त्रस्त है। और इस समय जिस तरह से पार्टी ने वहां जम करके काम किया है, आज हम लोग को मालूम है कि हम लोग जीत रहे हैं। और कुछ दिनों की बात है, आपके सामने रिजल्ट आएगा, हम लोग फिर यहां बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे। जहां तक आलोक भाई कह रहे हैं कि साहब वहां जनता तो वोट देना चाह रही है, लेकिन देख इसको, ये इनका परसेप्शन है। वहां भारतीय जनता पार्टी जिसके संग मिलकर लड़ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अगर व्यक्ति विशेष पे ही अगर मुझे चुनाव लड़ना हो तो हम तो किसी को खड़ा करके कहते हैं कि साहब इस व्यक्ति पे लड़ लिए। वहां भारतीय जनता पार्टी लग रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी। गुड गवर्नेंस की जो बात हो रही है वो पार्टी लाइन पे काम होने जा रहा है। इसलिए कोई व्यक्ति विशेष के लिए जब समय आएगा, नेता चुनना होगा, चुन करके खड़ा कर दिया जाएगा। दुष्यंत जी, जो आलोक जी कह रहे हैं, कांग्रेस से त्रस्त झारखंड की जनता है और बीजेपी की तरफ मुंह उठाकर देख रही है, उम्मीदों से देख रही है, लेकिन बीजेपी के अंदर भी तमाम तरह की दिक्कतें हैं। तो इन दिक्कतों में आपको कुछ मुस्कुराहट की वजह नजर आती है? देखिए, जो बात आलोक जी ने कही है, आलोक जी ने बात बिल्कुल ठीक कही है। और वहाँ जो स्थिति है, वहाँ लैक ऑफ लीडरशिप बीजेपी में है। और जो 15 साल में, 14 साल में जो उनको काम करने का 9 साल, 9.5 साल, 9.25 साल उनको पूरा टाइम मिला है, उसके बाद भी जो उनको परफॉर्म करना था, शायद उससे सेटिस्फाई वहाँ की जनता नहीं रही है। अभी भी जो हमारी सरकार वहाँ एलाइज में काम कर रही है, तो वहाँ हो सकता है कि कुछ एंटी इनकम्बेंसी होता है, लेकिन वहाँ लीडरशिप, लैक ऑफ लीडरशिप नहीं है कांग्रेस की। और दूसरा, जो लीडरशिप अपोजिशन पार्टी बीजेपी की है वो क्लियर नहीं है। वहाँ एक जो फ़ायदे की बात है वो ये है कि एक बात आ रही थी कि वह जो महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में कभी बीजेपी ने कुछ किया नहीं था, कभी वहाँ सरकार नहीं बनी थी उनकी। यहाँ उनको 9 साल मौका मिला है, तो वहाँ की जनता उनकी वर्किंग को जानती है और वहाँ की जनता उनसे ये भी जानती है कि ये कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 9 साल में जो परफॉर्म किया उसका रिजल्ट हमारी सरकार थी। तो इसलिए वहाँ सरकार, ये लोग, मुझे नहीं लगता लोकल लेवल पे शायद वहाँ की जनता इनसे संतुष्ट है, क्योंकि ये फंसे हुए हैं, लीडरशिप भी इन पे नहीं है। वही मोदी मैजिक जो वर्ड आपने इस्तेमाल किया है, वो मोदी का नज़ारा ये देखेंगे कि वहाँ 2-4 बार। लेकिन अगर दोनों जगह मोदी मैजिक चल गया तो उसके बाद जो अगले साल चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में होने, उसके बाद बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उसके बाद फिर उसके अगले साल उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड है, पंजाब है। मैं बताऊंगा कहाँ बचेगी इस देश में? भाई साहब, मैं कांग्रेस का भी बताऊंगा, इनका भी बताऊंगा। देखिए, भ्रष्टाचार जो 9 साल का भ्रष्टाचार है, वो 9 साल का भ्रष्टाचार रिजल्ट आया। उत्तराखंड का भ्रष्टाचार का रिजल्ट हरीश रावत जी आ गए, जो इन्होंने किया। और जो जम्मू कश्मीर पे, जो नीचे जम्मू रीजन और श्रीनगर और जो 3-4 सीटें ऊपर की हैं, 87 सीट्स वहाँ टोटल हैं, 31 सीट नीचे हैं जम्मू रीजन में। ये कितनी सीट लेके जाएंगे? 10 ले जाएंगे, 11 ले जाएंगे, 9 ले जाएंगे। लोकसभा में भी आप 11 ले जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ये 9-11 सीट जम्मू रीजन में लेके जा सकते हैं, ऊपर तो खाता भी नहीं खोल सकते हैं। क्या देश जो है, क्या देश इतना सांप्रदायिक है? क्या देश जो इतना बंटवारा चाहता है? क्या लोग वहां के बंटवारा चाहते हैं? ये बताएं ना। लेकिन हाँ, ठीक है, इनको मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है तो अपना मन बहला रहे हैं,
ठीक है, इनको ये सब चीज का एक अलादीन का चराग इनके पास है कि मोदी जी जाएंगे वहां चराग हाथ छुएंगे और सब तमाशा हो जाएगा। अभी तक वो तमाशा होने वाला नहीं है। जो आरोप जो एक गलत भाषा इस्तेमाल हमारे वाइस प्रेसिडेंट के लिए कर रहे थे, वो मोदी जी पे भी लागू होता है। मोदी जी ने जो सबसे पहली पब्लिक मीटिंग की, सबसे बड़ी मीटिंग दिल्ली में की थी, जिसमें इन्होंने बड़ा प्रचार किया। कोई कहता था 10 लाख, कोई कहता था 20 लाख, कोई कहता 5 लाख, किसने कहा 2 लाख भीड़ थी। उसका कैंडिडेट हार गया था बीजेपी का विधानसभा में। ऐसा ही ये सब बातें मायने नहीं रखती हैं। लोकसभा की तो सारी सीटें जीती बीजेपी। मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा, मैं दिल्ली चुनाव की बात कर रहा हूं। उससे पहले मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मुझे कोई इस बार ये ठीक है अपना चराग लेके चलें और मैजिक लगाएं, तमाशा करें, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना ये आसान ये लेके चल रहे हैं। आसान तो आपने ज्यादा अब जो है, अब जो लोग हैं, अब वो लोग 5.5 महीने हो गए, 6वां महीना खत्म होने वाला है, जब तक चुनाव आएंगे 8 महीने हो जाएंगे। और लोग ये अभी 100 दिन पे भी आपने ही सवाल पूछा था तो कहता कि अभी तो हुआ ही नहीं हमसे, आप 60 साल करने के बाद 68 साल करने के बाद हमसे 60 दिन सवाल पूछे। आलोक जी जो लगता है समय आने दीजिए, समय पे अपने आप मालूम पड़ेगा। देखो और इंतजार करो और देखो कि रणनीति पे चलने के साथ जनता के खिलाफ होगी, उसका फायदा हमें मिलेगा। इनके पास अपनी कोई स्ट्रेटेजी फिलहाल नहीं है। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। इट इज टू अर्ली टू से, अर्ली है, जल्दबाजी है। क्योंकि अगर हम कुछ भी कहते हैं, अगर हम ये कहते हैं ना जरा बताएं आपने 5.5 महीने में क्या किया, आप फटाक से सवाल डाल देते हैं कि साहब आपको तो 68 साल मिले, आपको तो 60 साल मिले, आपने क्या किया? दुष्यंत जी, अगर आप 24 अकबर रोड से बाहर निकले और यही बात जो आप कह रहे हैं जनता पूछ रही है, अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि झारखंड में 9 साल का बीजेपी का शासन है जिसके खिलाफ एक अच्छा कैंपेन किया जा सकता है या जा सकता था, जो कि चूक गया। आपने जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार एक अच्छी सरकार चलाई, उस बात का जब क्रेडिट लेने का वक्त आया तब आपके एक उल्टे फैसले ने वहां वापस पैर खींचने के लिए मजबूर कर दिया। और वो सारा क्रेडिट उमर अब्दुल्ला ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, अब उनके आसरे है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर लेते हैं, अकेले लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लीडरशिप की इतनी भयानक चूक है। जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी उस सीट पे हार गए जहां उन्होंने सबसे बड़ी सभा की, तो वो तिनका था। आपके डूबते वक्त में उसे ही ठीक से आप पकड़ लेते तो पार कर लेते, लेकिन आपने वो सहारा भी डूब जाने दिया। तो कहीं ना कहीं आपके जैसे कि वैसे ही नहीं आपको विपक्ष का नेता पद लेने लायक नहीं छोड़ी है जनता। कहीं ना कहीं आपके लीडरशिप में इतनी भयानक क्राइसिस है कि कहीं से लग ही नहीं रहा है कि यही पार्टी 60 साल से केंद्र बसी थी। अक्षम नेतृत्व है। भाई साहब मैं एक बात इसमें कहूंगा, आप लोगों दूसरी बार आपने सवाल उठाया। देखिए वो हमारे टाइम से ही ये बात चले आ रही थी कि 10% उसमें होना चाहिए, तब आपको मेंबर पार्लियामेंट 10% होने चाहिए लोकसभा के, तभी जाके आपको लीडर अपोजिशन का आपको पद मिलेगा। दूसरा एक और भी चीज है, एक बात बड़ी सच है कि एक बार ऐसा हुआ था 84 में, इनको दो मेंबर पार्लियामेंट आए थे तो इनको भी लीडर अपोजिशन नहीं मिला था। अच्छा वो हमें क्यों देंगे? वो उनका स्पीकर का प्रेरोगेटिव है, वो हमें नहीं देंगे। अच्छा दूसरा हम जद्दोजहद, आप जो हम क्या जद्दोजहद उसमें करेंगे भाई? 55 हमें विधायक, हमें मेंबर पार्लियामेंट चाहिए, तो जब मेंबर पार्लियामेंट हमारे पास 55 नहीं, ये हकीकत है, सच्चाई है। 44 मेंबर पार्लियामेंट हमारे पास हैं, तो हम 44 में अगर मान लो उनकी सरकार अगर वो चाहे तो अपॉइंट कर दें, नहीं चाहे तो नहीं करें। अच्छा एक और चीज है हमारे पास में, एक मिनट, हमारे पास में क्योंकि हमें अभी टाइम हमारे पास कम है, इन्होंने अभी 5.5 में, हम जरा सी बात करते हैं, अगर हम कुछ ही बात करते हैं आप तुरंत हमसे कहते हैं कि साहब आपने तो इतना से इतने साल किया, आपने तो 60 साल राज किया है, आप तो क्या नाम है अभी 100 दिन में ही मांगने लगे। अभी 5.5 महीने आने दीजिए, अभी 5.5 महीने हुए, हमको इंतजार नहीं कर रहे हैं, उनको मौका दीजिए, वो डिलीवर करें। अभी तक जुबानी जमा खर्च किया, कुछ नहीं किया है, अभी तक वही किया है कि जी वो कांग्रेस की है, हम उसको ही लागू कर रहे हैं। एक जनधन योजना पहले से चल रही है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टाइम से चल रही है, लाडली योजना पहले से चल रही है, सब योजना चल रही है, पैकेजिंग की ना, हाँ, लेकिन उसको रीपैकेज किया है, पैकेज किया है, और वो आपका वर्ड बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा है कि थोड़ा आने दीजिए, पब्लिक समझेगी। ये बात अधिकारी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं। आप कह रहे हैं आने दीजिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की मतदाता क्या करें कि आने दीजिए, तो वो भी जा रहे हैं। आलोक साहब, आप झारखंड के मतदाता, झारखंड के मतदाता चुनाव के बाद भी यहीं बैठेंगे, आप देखना जो आप कह रहे हैं वो रिजल्ट नहीं होंगे जम्मू कश्मीर के, झारखंड के। आप 10 नवंबर को बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि होने दीजिए, 5 महीने हुए और 7 महीने हो जाएंगे, 10 महीने हो जाएंगे। कह रहे हैं कि साहब पुरानी ही स्कीम है, उनको बढ़ा रहे हैं, रीपैकेजिंग कर रहे हैं आप। मैं वही बात कहता हूँ कि सारी बातें तो वैसी ही होती हैं, पर करेगा कौन? सिर्फ बोल देने से होगा क्या? कानून बनाना और कानून को लागू करके इंप्लीमेंट कराना, दोनों में अंतर है ना। कानून तो बहुत सारे बनते हैं, क्यों नहीं चला पाई सरकार? मैं एक बात कहता हूं, मोदी जी का स्वच्छता अभियान वो तो गांधी जी के समय से चलता आ रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि हाँ स्वच्छता अभियान चलना चाहिए, हम कौन सा कह रहे हैं, नया कर रहे हैं, लेकिन कौन प्रधानमंत्री लेकर झाड़ू पे पहुंच रहा है?
कौन सफाई करने के लिए जा रहा है? नहीं क्या हुआ। सफाई के मामले चंद्रशेखर में साहब, क्या सफाई? चंद्रशेखर साहब, मैं अपनी पहले बात- सब लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने, मैंने इंदिरा जी को भी झाड़ू लगाते देखा है। आप ये ना, तो मैं स्कूल में पढ़ता था, मैंने इंदिरा जी को भी झाड़ू लगाया। ऐसा नहीं है, आप ऐसा है, आप प्रचार कर रहे हैं, मैं ऐसे प्रचार का वो नहीं कर रहा। समय, मैं पूरी आज बात- समय आपका है, आप प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करिए। दुष्यंत जी, बात करूं, मैं बोलिए, बोलिए, बोलिए। पूरी मैंने आपको नहीं कहा कि भाई आपने कानून नहीं बनाया, मैं तो कह रहा हूं कि आपने कानून बनाए बहुत सारे, लेकिन पालन कहां हो रहा है उन कानून का? आप आपने कैसे कब कह रहे हैं? इच्छा आप ऐसा दिखाई? कैसे कह सकते हैं कि अरे देश में साहब, कानूनों का पालन पूरी नहीं हो बात रहा है? सुनिए, मेरी पूरी बात नहीं, सुनिए। वर्ड्स गलत है ना भैया, आपके पूरी वर्ड्स जो है ऐसे कि कानून का पालन का देश में नहीं हो एक चीज रहा। आप तो है। इनसे पूछिए, नहीं। आप उनसे पूछिए, या फिर न्यूट्रल आप वो ले लीजिए। दुष्यंत जी, आप जो मिसाल दे रहे हैं इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस के कितने प्रधानमंत्री हुए? देखिए वो बात वो- नहीं है, नहीं, बात वो वो ये कह रहे हैं ये- कि आज तक किसी ने सफाई की नहीं, नहीं। नहीं, आप सफाई का प्रश्न है। आलोक जी, दुष्यंत जी से पूछ लीजिए तो शायद नरसिम्हा राव का नाम भूल जाएंगे वो। बिल्कुल नहीं है, मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो आपसे ये कहूंगा, अगर आप ये कह रहे हैं वही मेरे संज्ञान में बात नहीं। लाल बहादुर शास्त्री लेकिन भूल मुझे जाते हैं, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को इतने अपेक्षित छोड़ गए कि ये लेके चल दिए, जो सरदार वल्लभ भाई कांग्रेस के बहुत पटेल बड़े- मैं यही बात कांग्रेस के कहना बहुत चाह रहा हूं, बड़े मेरी नेता बात का सुनिए। सवाल है। वो वही कहना चाह रहे हैं जो आपने बताया। आप मेरी जो यहाँ बात कर रहे हैं, बताइए, की बात कर रहे जी, हैं, बोलिए। क्या सरदार पटेल नेता नहीं थे कांग्रेस के? क्या वो उस व्यक्ति को भुला देते हैं? ये लोग हर बात करते हैं कि सरदार पटेल की जयंती और काम खत्म हो गया। अगर मान लीजिए मोदी जी ने देश को बताया कि नहीं, सरदार पटेल का ये व्यक्तित्व था, अभी इस पे विषय क्या पे बात ऐसी करें, सरदार जानकारी पटेल वाले पे। दी? मैं कहता हूं क्या जानकारी दी? मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमारे अंतरराष्ट्रीय रिश्तों की अगर हम बात करते हैं, वही नेपाल है, वही भूटान है, वही चाइना है, वही पाकिस्तान है, वही श्रीलंका है, वही मालदीव है। क्या कर दिया उन्होंने 10 साल के अंदर? पूरा सत्यानाश कर दिया। श्रीलंका में आज चाइना का बेस बना हुआ है, मालदीव में पूरा बेस बना हुआ है, बर्मा में चले जाइए वहां बेस बना हुआ है, पाकिस्तान तो सत्यानाश मारने शुरू में था। आप बताइए, नेपाल के अंदर सड़कों की स्थिति है कि एक सिंगल टेंडर नहीं किया इन लोगों, जिसको हम नेपाल को पूरा हम लोग लेके चलते थे, आज जगह जगह चाइना घुस गया। इस पिछले 10 सालों में आपने हिंदुस्तान का नहीं बल्कि अपने पड़ोसियों का सत्यानाश कर दिया। आखिर कानून तो था उस समय भी पॉलिसी थी, यही आईएफएस लोग थे, तो फिर क्यों ऐसा हुआ कि आज प्रधानमंत्री के आने के बाद वही पॉलिसी थी हमारी? एफडीआई की आप बात करते थे, एफडीआई की हम बात कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि 10 सालों में आप 1 रुपया नहीं लेके पाए? एक बार प्रधानमंत्री जाता 23 खरब रुपया लेके आता है, अमेरिका लेके आने की बात कर रहा है। कभी प्रधानमंत्री को इतना ऊंचा आसन मिला हो हिंदुस्तान के अंदर या यूएन के अंदर, आपने कब दिखा दिया? चीजें वही हैं। आप जो रीपैकेजिंग की बात कर रहे हैं, रीपैकेजिंग नहीं है, उन्होंने वो बताया कि काम इस तरह से होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कानून बना दो और इम्प्लीमेंटेशन ना करो। ये दुष्यंत जी, जो आरोप है चंद्रशेखर जी का कि भाई आप भी कर सकते थे, आपको मौका मिला 10 साल, लेकिन आपने नहीं किया। देखिए, मैं आपको जो एडजेकेंट कंट्रीज हैं, जो हमारे सार्क कंट्रीज हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं, मैं हर एक का एक जो इन्होंने नाम लिया, मैं हर एक के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, नंबर 1 तो जो मालदीव और नेपाल है, जो आप हमारे राजीव जी के टाइम से देखिए हमारे संबंध इनसे कितने अच्छे संबंध रहे पड़ोस में। अरे पिछले 10 साल की बात हो रही है साहब, ये बार 10 साल की बात हो रही है। मैं बोलूँ ऐसा, दुष्यंत जी, मैं आपसे बात करूं, वो 10 साल की बात कर रहे हैं, आप कभी नागालैंड में पहुंचते, कभी नागालैंड में पहुंचते। मैं ही इसी 10 साल पे आ रहा हूं। अभी आप जिन कंट्रीज में ये गए हैं, चाइना को इन्होंने पानी पी के कोसा इलेक्शन में, उसकी सेनाएं 27 किलोमीटर 28 किलोमीटर 9000 सैनिक अंदर आ गए। तो आप क्यों अच्छा, खामोश सुनिए ना, इनके टाइम में वापस गए? अच्छा, दूसरा, अब वापस चले गए तो कोई सवाल नहीं बनता है, क्योंकि वो आ गए और चले गए, फिर आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, क्या इनके जिस समझ दिन में 150 करोड़ रुपया देके आए, जब मेरे को कहने दीजिए, ये हंसने का विषय है, ये हंसने का विषय है, ये देश की विदेश नीति का मामला है। ये नहीं कह रहा हूं। मुझे कहने, एक नेपाल को प्रधानमंत्री गए, पशुपतिनाथ मंदिर गए, बहुत सारे सवाल उठे, 150 करोड़ रुपया दिए, 350 करोड़ रुपया अलग से दिए। उसके बाद में तमाम नदियों का, जब वो देश में आए तो सारी नदियों का पानी इधर छोड़ दिया उसने। ये हमारा विदेश नीति है। भूटान से कभी हमें कोई परेशानी नहीं हुई, वो हमारा स्वाभाविक भाई है, छोटा भाई है हमारा, और उसने कभी कोई बात ऐसी हमारे साथ नहीं की कि उसने कोई हमारे खिलाफ कुछ बात की हो। हमेशा से हमारा भाई रहा, हमेशा से वो रहा। हाँ, मैं आपसे एक बात और कहता हूं, मालदीव, आपको मालूम होगा राजीव जी ने वो समस्या सुलझाई थी। पाकिस्तान वाले मामले में अलगाववादी यहाँ बात की है, पहले नहीं की है। ऐसा नहीं है, पहले सरकारों में पूरी बात, पहले भी सरकारों में की है, लेकिन इन्होंने बातचीत बंद की जी, बातचीत बंद की, बातचीत का सिलसिला थोड़ा इन्हीं का था, बाद में आलोचना हुई तो फिर ये लोग शुरू हुए। तो ये मुझे नहीं समझ में आता, जो जापान है 36 साल से 37 ईयर से हमारा स्वाभाविक मित्र है, वो हमारा स्वाभाविक भागीदार है। क्यों वो हर चीज में हमारा जो 9 शहरों को जोड़ने वाली मेट्रो हमारे टाइम में करी हुई है, जिनमें 4 हमने फास्ट ट्रैक की मेट्रो लागू की हुई है। दिल्ली की मेट्रो उन्होंने बनाई है। आज ये लोग अगर चले गए और इन्होंने अमाउंट भी कर दिया, अभी पैसा आया कहां है? कौन सा पैसा आ गया? वो हमारे ही सारे के सारे प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं
कि हम उन्हीं पॉलिसीज को रीपैकेजिंग कर रहे दुष्यंत जी, हैं, उन्हीं को कर रहे दुष्यंत जी, हैं। अब अगर मान लो मुझसे कोई गुरेज जी। है या मेरी पार्टी से कोई गुरेज है तो बताएं ना, इनको परेशानी क्या है, करें, डिलीवर करें, दें, एक आध नए शहर को जोड़ें, एक आध नए शहर में लाके दें, कुछ पैसा लाके दें। इवन ब्लैक मनी का मामला भी कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने कहा है ना, वो जो अमाउंट कहा है वो अमाउंट लेके आए। एक मौका मुझे देंगे जी, आप बोलिए, मैं बोलूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस ढंग से शशिशेखर जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे गर्वान्वित होकर बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि 10 साल में कांग्रेस वर्कर ने उस समय के प्रधानमंत्री जितने काम आपने जितनी खूबियां गिनाई, तो अभी भी आप पूरे प्रक्रिया में मनमोहन सिंह का नाम नहीं ले रहे हैं। उनपे एक कांग्रेस वर्कर के तौर पे जो एक गर्व का एहसास होना चाहिए, जाना चाहिए कि आप कह रहे हैं जनधन योजना शुरू की, जापान से रेल आया, ये आया, तो सब कुछ जो भी आया एक क्रेडिबल तरीके से, जो देश के कुर्सी पे बैठा हुआ, जो सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स है, उसको जितना क्रेडिट देना चाहिए, जितना मान सम्मान देना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं चूक रही है, जिसकी वजह से आपकी पॉलिसी और आपकी बात जरूर कहूंगा बीच में कि आप मुझसे व्यक्तिगत बात करवाना चाहते हैं या पार्टी की बात करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत भी कहता हूं, प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने जितने काम आर्थिक क्षेत्र में और देश को विकास के क्षेत्र, न्यूक्लियर फील्ड में और जो मेट्रो की आप बात करें उन क्षेत्रों में उन्होंने जितना काम किया है वो सराहनीय कार्य है, बहुत काम किया है उन्होंने। ये लोग उसी को रीपैकेजिंग कर रहे हैं। 2002 को मेट्रो का अब इससे भी इनको गुरेज होगा, वो फिर आप इसके लिए कोई बात कहेंगे। इनको शायद ध्यान में नहीं, दुष्यंत जी को आप अपडेट कर दीजिए। एक बात कहूं कि शासन में वही लोग हैं, कोई बदलाव नहीं आया है। जैसे बता रहे थे शशिशेखर जी कि कोई एक अधिकारी नहीं बदला है, वही विदेश मंत्रालय काम कर रहा है। गृहमंत्री देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर विदेशों में घूम रहे हैं, नए सिरे से कुछ चीज को कर रहे हैं, वो चीज तो दिखती है ना। हाँ बिल्कुल, उसी अधिकारी से, उसी विभाग से, उन्हीं सब चीजें, कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। 5 महीने में अगर आप कहें तो ऐसा कोई रिसफल नहीं हुआ, मेजर रिसफल, वही संरचना है, लेकिन वही अधिकारी समय पर आ रहे हैं। मैं एक जगह बात कर रहा था, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी बात कहें, मैं एक छोटी बात कहूं, अभी गृह मंत्री इजराइल से लौटे हैं, तो मैं किसी पत्रकार भाई से बात कर रहा था, मतलब भैया ये हमारे गृह मंत्री साहब बोले, साहब वो पीएम की सिक्योरिटी का मामला में देश में सिक्योरिटी नहीं है क्या पहले प्रधानमंत्रियों को सिक्योरिटी नहीं मिली है कि नहीं, उनसे समीक्षा करानी है, उनसे ही इसको अपग्रेड कराना है प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है। तो वो इजराइल से एडवाइस ले रहे हैं, इजराइल से वहां से पूरा बैकिंग लेके तब उस सुरक्षा को दुरुस्त करेंगे। तो इसमें क्या बुराई है, बताइए क्या बुराई है? इसमें बुराई कोई नहीं है। तो क्या मैं आज तक के पहले जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, क्या देश की जो एजेंसीज हैं क्या वो सक्षम नहीं है, क्या वो कॉन्फिडेंट नहीं है? तो उसका जवाब था, उसका जवाब ये आया कि साहब नहीं, वो पहली है ना, पहली भी सरकार आप ही की सरकारें थी। ऐसा नहीं है, जिस तरह तो ऐसा है, देश में सब कुछ सक्षम है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वर्किंग नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है उनको क्या वर्क करना है। आलोक जी आप कुछ कहेंगे इस पर? ये चर्चा का देखिए ये विषय नहीं है कहने का। नहीं बिल्कुल नहीं, कोई खतरनाक विषय नहीं है। नहीं, कहना चाह रहे लेकिन कह नहीं पा रहे। बिल्कुल ये बात नहीं, उस व्यूह में नहीं फंसना चाह रहे हैं। इनको आपत्ति है कि इजराइल से क्यों मदद मांगने गए। भाई आपके यहाँ भी इजराइल से एक रिश्ता है, उसमें आप लगातार जाते रहे हैं। आलोक जी, मुझे इस बात से बिल्कुल आपत्ति नहीं है इजराइल से क्यों मांगने गए। मुझे इस बात से आपत्ति है कि देश में इतनी बड़ी एजेंसी मौजूद है, देश पूरी तरह सक्षम है, देश कहीं से टूटा नहीं है, गिरा नहीं है, कुछ बुद्धि से कम नहीं है। इजराइल से बाहर क्यों? अपने घर में इजराइल से आपत्ति है या इजराइल के साथ जो रिश्ते हैं उससे आपत्ति? मुझे इस बात से आपत्ति है कि अपने घर में जब सब कुछ है, अपनी एजेंसीज मौजूद है, पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा करते आई हैं, तो पहले अपने घर में क्यों नहीं? अगर आप फेल हो रहे हैं तो ये बताइए कि आप फेल हो रहे हैं और आप तब दूसरे की एडवाइस ले रहे हैं। आप एक काम करिए, पहले अपने देश को, जो प्रधानमंत्री आतंकवाद की भेंट चले हैं तो बताएं देश को, बताएं देश की जनता को, बताएं कि पहले ऐसे हो सके इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, देश की एजेंसीज को का कॉन्फिडेंस कम होता है, उनका बॉर्डर गिरता है, उनका विश्वास कम होता है। आपत्ति किस बात पर है? मुझे इस बात से अटैक करने पर आपत्ति है या इजराइल पर आपत्ति है? किस पर आपत्ति? मैंने आपको 2 बार इसका जवाब दिया, एक बार लास्ट टाइम में और जवाब दे दूं। मुझे इजराइल से कोई आपत्ति, किसी देश से कोई आपत्ति, मुझे ऐतराज इस बात पे है कि देश की एजेंसी, जो सुरक्षा एजेंसी है, वो कब देश की सरकार विश्वास नहीं कर रही है, वो उसके बाहर जा रही है। बस मुझे इतना ऐतराज। क्यों चंद्रशेखर जी, क्यों आप मुझे तो लगता नहीं कि इस पे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत है। दुष्यंत जी को मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये सुरक्षा का मामला है, तो विदेशों में सुरक्षा के मामले में, सुनिए मेरी पूरी बात को, सुरक्षा के मामले में देश का प्रधानमंत्री निर्णय नहीं लेता, सुरक्षा एजेंसी मामले में निर्णय लेती हैं। और जिस तरह से हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व में आतंकवाद बढ़ रहा है, तो सब नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। हिंदुस्तान में बहुत सी चीजों को अगर आप पिछले 60 साल का रिकॉर्ड देखें तो हम लोग इंपोर्ट करते रहे हैं। शायद इनकी जानकारी नहीं है, पहली बार हम लोग रक्षा में और बाकी सब चीजों में एफडीआई लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब चीजें हम इंपोर्ट करते रहे।
चाहे वो हमारी जैकेट का मामला हो, चाहे हमारा टैंक हो, जहाज हो, किसी न किसी देश से आते रहे। आज जब सुरक्षा की बात है तो इजरायली कहीं ना कहीं इस मामले में दुनिया में बहुत आगे हैं, जो सेंसिटिव चीजें को ट्रेस करती हैं। ऐसा पता चल रहा है इजराइल के पास ऐसी चीजें जो 10-10 मीटर नीचे जो बॉम्ब लगे हुए उनको भी स्कैन करके दे रही हैं, ऐसी जानकारी में आई है। अमेरिका में, फ्रांस में या रूस में ये सब चीजें नहीं है? निश्चित रूप से होंगी। अब ये गवर्नमेंट को तय करना है ना कहां कर रही है। अगर उसको लग रहा है कि भाई मुझे यहां से चाहिए तो इसमें ये बहस का मुद्दा नहीं है। आलोक जी, आपने इजराइल के संग कर रहे हैं, किसके संग कर रहे हैं? लंबे समय तक उसकी रिपोर्टिंग आपने की है, चाहे आईबी हो, रॉ हो या सीबीआई वगैरह हो। जो दुष्यंत जी ने सवाल उठाए और जो तर्क चंद्रशेखर जी ने दिए कि इजराइल के पास ये है वो है, बाकी के बारे में इनको भी पता नहीं है कि वहाँ है कि नहीं है। नहीं होगा, इजराइल के बारे में जिसके संग तालमेल है, आपने जब शुरू किया भाई दो चीजें हैं। इन्होंने कहा कि साहब हमारी जो अपनी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी काबिलियत को प्रधानमंत्री कम करके आंक रहे हैं, और चंद्रशेखर जी का कह रहा है कि साहब जो चीजें इजराइल के पास है वो दुनिया में कहीं नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा दुनिया में कहीं नहीं है। दोनों व्यक्ति से कहा कि भाई चंद्रशेखर जी, मैं दोनों व्यक्ति से इत्तेफाक नहीं रखते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक तो इस बात पे कहीं से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि दुनिया का हम किस देश से सुरक्षा अपग्रेडेशन हर दिन का मामला है। आज आप इजराइल से लेंगे, कल आप रूस से लेंगे, जो भी टेक्नोलॉजी, ओपन टेक्नोलॉजी है उससे आप लेंगे। लेकिन जहां तक कह रहे हैं, अगर शेखर जी इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि सर्वोत्तम है इजराइल, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ, तो मैंने ऐसा नहीं कहा सर्वोत्तम है। किस देश के साथ क्या चीज हो रही है वो अपना सिक्योरिटी का मामला है। और जब आप इसमें हम लोग बहस करें बड़ा अजीब सा लगता है। आप इस पर बहस मत कीजिए, लेकिन जब आप इजराइल के टो करने की बात करते हैं, इजराइल की ओर जाने की बात करते हैं, तो एक दूसरा अर्थ जाता है। वो अर्थ जाता है जो इंटरनेशनल पैनोरामा पर जो एक मुल्कों को लेके फिलिस्तीन और इजराइल की जो एक लड़ाई है, जो स्थापित लड़ाई है, कहीं ना कहीं आपके ऑडियंस, आपके मतदाताओं के बीच भी एक मैसेज आता है। उस चीज को दुष्यंत जी अगर खुले जबान से नहीं कह पा रहे हैं, उन पर भी मैसेज जाता है, जो मतदाता नहीं है उन पर भी एक मैसेज आता है, उन पर भी मैसेज आता है। ये इस बात को दुष्यंत जी खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। और लेकिन क्यों इस बहस को कैसे बोलेंगे? इजराइल के अगर इजराइल के वजूद को अगर कहीं से मान्यता मिली थी तो नरसिम्हा राव जी की सरकार ने 1993 में दी थी। भारत पहला देश था जिसने एज ए नेशन इजराइल को मान्यता दी। दोनों एक ही पोल पे। दूसरी बात जो अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, जो बड़ा ध्यान देने वाली बात है, प्रकाश कारात अब गिने नहीं जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि दोनों एक ही पॉलिसी निर्धारित करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है अगर आप उठा के आप देखें, लेकिन बीजेपी जो है हमेशा एक्टिवली उसी पॉलिसी को आर्ग्यू करती हुई दिखती है, उसे इंप्लीमेंट करती हुई नजर आती है, और कांग्रेस चुपचाप से करती रहती है। चलिए आलोक जी, संक्षेप में कमेंट दे लेते हैं चंद्रशेखर जी आपसे कि जो एक नया मंत्रिमंडल का जो एक नया स्वरूप नजर आया है, इसे आप देखते हैं कि साहब कमल का जो अश्वमेध यज्ञ है, जो घोड़ा दौड़ रहा है, वो पूरे देश में दौड़ेगा? निश्चित रूप से दौड़ेगा। और आने वाले समय में जो बाकी जगह चुनाव हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और झारखंड की बात हो रही है, उसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, बीच में एक दिल्ली का भी चुनाव होना है, ये पांचों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है निश्चित रूप से। दुष्यंत जी, आप कहाँ पाते अपने आप को इस नए चेहरे के बाद? लगता है कि बीजेपी थोड़ा और फैलेगी और कांग्रेस के सामने बचाव के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। जो तिलिस्म है बीजेपी का वो धीरे धीरे उतर रहा है, लोगों का जो बुखार है वो उतर रहा है, और वो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि वो जो कह के आए थे वो नहीं कर रहे हैं। और आने वाले जो चुनाव हैं, आने वाले प्रदेशों में जो चुनाव हैं, उन चुनावों से ये बात साबित भी होगी। कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी, और क्योंकि हमने जो हम तो आलोक जी, अब आप क्या पॉलिटिकल डायनेमिक्स क्या देखते हैं? इस नरेंद्र मोदी ने जो मेकओवर किया अपने मंत्रिमंडल का, सबको रीजनल बैलेंस इसके अंदर है, कास्ट बैलेंस इसके अंदर है, और जो फॉरवर्ड लुकिंग एक है, उसके बाद क्या लगता है कि बीजेपी का दायरा और बढ़ेगा देश में? एक नई बात जो मैं आपको संक्षिप्त में खत्म करते हुए कह रहा हूं कि अब जो दिख रहा है, जो नरेंद्र मोदी का एक्ट है, जो एक्शन है, उसमें दिख रहा है कि बीजेपी की जो मूलभूत अवधारणा है वो भी नहीं बचेगी, और इस देश में जो सत्ता में बने रहने के लिए जो कैरेक्टर है, जिसमें आपको जाति संतुलन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, धार्मिक संतुलन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, अब उस दिशा में चले गए हैं। और एक बीजेपी की धारणा या कांग्रेस की धारणा से अलग एक मोदी मिक्स की फार्मूला के तरीके से काम हो रहा है, जो कि अच्छा भी है, या दुष्यंत जी की नजर में देखें तो आने वाले दिनों में खतरनाक भी हो सकता है। चलिए, बहरहाल इस कमेंट के साथ हम इस प्रोग्राम में विदा लेते हैं दर्शकों से, और सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं पूरे घंटे हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आलोचकों के अपने नजरिए होते हैं और पार्टी के अपने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासत की बिसात पर सही चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार चुनावी नजरिए से किया है, तो आखिर इसमें गलत ही क्या है?
जाहिर है कोई भी पार्टी वैसा ही करती है जैसा बीजेपी या मोदी ने किया। कुल मिलाकर मोदी ने अपने प्यादे सेट कर दिए हैं। अब ये प्यादे कितना असर छोड़ पाएंगे ये जानने के लिए तो बहुत लंबा इंतजार करना होगा, मतलब राज्यों में होने वाले चुनावों के नतीजे आने तक। तो आज की न्यूज़ लाइन में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।